नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सेने में स्वागत है। आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है, अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है ना। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। देखिए आज अपने जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें नंबर 2 पर है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए मैं जितनी चीज़ें बताऊं उनको ध्यान से सुनना, साथ साथ में जो मोस्ट चीज़ें उनको यहाँ पर लिखने का भी प्रयास करूँगा। और जो नोट्स हैं वो बढ़िया तरीके से बने हुए टेलीग्राम में अपलोड है, तो वहाँ पर जाइए और वहाँ से उनका लीजिए आनंद, सीधी सी बात। तो चलिए अब अपन पहले देखते हैं। पहले मैप बना देता हूँ एक। ये आपका मैप है राजस्थान का, विषम कोण चतुर्भुज के जैसा मैप है। और ये यहाँ से ये क्या है आपकी अरावली। तो नंबर 1 ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 पर अरावली, नंबर 3 पर आता है आपका ये पूर्वी मैदानी भाग है वो, और ये नंबर 4 पर रहेगा आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश से जो अरावली ये वाला भाग है, ये क्षेत्रफल टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है, एग्जैक्ट ये 9%। और जनसंख्या के मामले में जनसंख्या पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? 10% जनसंख्या है। बढ़िया तरीके से आ रहा है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, अरावली के बारे में कुछ चीज़ें अपन जानेंगे, ठीक है ना। तो अरावली के बारे में पहले बता देता हूँ, इसका विस्तार कैसे है कैसे नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बातें बताता हूँ। कितनी लंबी है, कहाँ से है कहाँ तक है। देखिए पहले वही राजस्थान का मैप, और ये आपकी यहाँ पर हो गई है अरावली। तो अरावली इधर तो देखिए, इधर क्या है आपका गुजरात, ठीक है ना। तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, और इधर ये इधर कौन सी साइड है देखो, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट। मतलब दक्षिण पश्चिम में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, और अरावली का विस्तार है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ियां हैं वहां तक, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियां तक इसका क्या है विस्तार है। अरावली के बारे में पहली बात ये, ठीक है ना। और देखिए, और दिल्ली में जो ये रायसीना की पहाड़ियां हैं, इन्हीं पर क्या बना हुआ है, अपना जो राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है। अब देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, जो कुल लंबाई है इसकी, अरावली की कुल लंबाई, तो अरावली की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 692 किलोमीटर। टोटल लंबाई तो है इसकी 692 किलोमीटर। और राजस्थान में जो कुल लंबाई है, राजस्थान में कुल लंबाई, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ओके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी कुल लंबाई है, राजस्थान में कुल लंबाई वो है आपकी 550 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है आपकी? 550 किलोमीटर। और इसके बारे में क्या क्या बातें हैं वो अपन अगले पेज में देखेंगे। यहाँ पर देखिए नोट लगा के लिखता हूँ इसके बारे में कुछ बातें। नंबर 1 है नोट में नंबर 1 पर आता है कि जो ये अरावली वाला भाग है, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी मिलेगी आपको देखने के लिए, लाल मिट्टी। और जो कि किसके लिए उपयुक्त होती है? मक्का के लिए। तो यहाँ पर सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? मक्का की खेती। तो मक्का की खेती की जाती है इस अरावली वाले भाग में। मक्का की खेती मुख्यतया, ज़्यादातर ये खेती की जाती है मुख्यतया। अब ये खेती कौन करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, वो यहाँ पर करते हैं खेती, मतलब ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। इसीलिए अरावली को आदिवासियों की शरण स्थली कहा जाता है। एक सेकेंड, ये डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बीच में मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है आज, ठीक है। फिनाइल डाला हुआ फिर भी, अभी तो सफाई की, अभी और आ गई। देखिए आदिवासियों की शरण स्थली, ये आदिवासियों की क्या है आपके शरण स्थली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासियों की शरण स्थली कहलाती है। और इसको ऐसे भी बोलते हैं जनजातियों का निवास स्थान भी कहते हैं, क्योंकि जनजातियां बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। जनजातियों का निवास स्थान, जनजातियों का निवास स्थान।
ठीक है ना, जनजातियों का निवास स्थान, जनजातियां बहुत ज़्यादा रहती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, मक्का की खेती करती है आदिवासी जातियां। इसके अलावा और अरावली क्या करती है, एक अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है ना, तो अरावली के इस तरफ तो है सूखा और इस तरफ पानी वाला भाग आता है, ये जो नदियों का बेसिन है, मतलब नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, तो इधर पानी ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा होती है, और इधर वर्षा कम होती है, इधर सूखा एरिया। तो अरावली एक जल विभाजक रेखा का भी क्या करती है, कार्य करती है। तो नंबर 4, अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। ठीक है, आगे हो गया। नंबर 5, और इसके बारे में क्या चाहिए, देखिए इस तरफ क्या है राजस्थान के, ये मरुस्थल है, यहाँ पर ये मरुस्थल वाला पार्ट है। तो ये मरुस्थल जब आगे बढ़ता है, जिसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, तो ये क्या होता है, अरावली आ जाती है बीच में, इसलिए ये रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, अर्थात मरुस्थलीकरण को रोकती है। तो अरावली है वो मरुस्थलीकरण को रोकती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। अब देखो ये फायदे हैं, तो ये मरुस्थलीकरण को रोकती है, तो ये फायदा है। तो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जैसे दक्षिण पश्चिम से मानसूनी हवाएं आती है, इधर ये दक्षिण, ये आपका क्या हो गया पश्चिम, और ये आपका क्या हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी हवाएं आती है उनके ये क्या है, अरावली रेखा समानांतर है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं ऐसे के ऐसे गुजर जाती है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर सूखा पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है ना, तो अरावली दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण मानसूनी, एक सेकंड, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण, के समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। चलिए ये बात भी आगे कि भाई राजस्थान में वर्षा इस वजह से कम होती है, और अपन इसके बारे में बात करेंगे कि भाई और ये क्या क्या चीज़ है, तो इसके बारे में अपन अभी देखते हैं। वर्षा कम होती है, चलिए विद्यार्थियों ये आपने देख लिया जैसे कि, ठीक है, बढ़िया तरीके से आ रहा है बोर्ड में, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में क्या क्या बातें हैं अरावली के बारे में, इतना अपन लोगों ने देखा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, उसके बारे में भी बताते हैं। थोड़ा सा इधर मैप बनाते हैं, थोड़ा इधर आ जाता हूं मैं। जैसे ये अरावली ये बीच में से, ये राजस्थान और ये अरावली निकल गई, ठीक है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये आपका पूर्व, और ये आपका उत्तर। ठीक है, तो जो अरावली है वो दक्षिण पश्चिम में क्या है, ऐसे चौड़ी भी है और ऊंचाई में ऊंची भी है, और जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की तरफ जाएगी ये क्या हो जाएगी, संकरी हो जाएगी, मतलब चौड़ी नहीं रहेगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना, तो अरावली का विस्तार, एक आपका ये पॉइंट भी बनता है कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। चलिए ये बात देख लिया अपन ने, इस तरफ से इस तरफ इसका क्या है, विस्तार है। और अरावली के बारे में और क्या बातें हैं, और देखिए अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। अरे यार ये मक्खी इस बोर्ड पर बैठती है ना, तब क्या होता है, डबल हो जाता है स्क्रीन, और जैसे ये 2 होता है तब ये क्या करता है, ये लिखने वाला काम नहीं करता, फिर ये ऊपर नीचे करने का काम करता है ना। तो एक तो अपन मार्कर से लिखते हैं और एक मक्खी बैठते है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है आपके, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो आपके है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। आगे बात समझ में। और देखिए और इसमें क्या क्या बातें हैं, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में हो गया। अब देखिए अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी है।
कौन सी? माउंट एवरेस्ट। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर। और गुरु शिखर के बारे में फेमस बात क्या है? तो वो यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं। इसके बारे में फेमस बात ये कि जो कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड जिसको पश्चिमी राजस्थान का पीए था वो, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट था और जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कर्नल जेम्स टोड था उसने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा। इसको क्या कहा? संतों का शिखर कहा। ठीक है, चलिए ये बात भी आ गई और आगे बढ़ते हैं। और इसकी क्या आकृति है, कैसे है? एक इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है कि जो अरावली है उसकी, अरावली एक अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अरावली, देखो कई बातें हैं, चलो पहले शुरू से लिखना शुरू करते हैं। अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बात है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, प्राग ऐतिहासिक काल में, इतिहास से भी पहले, बहुत पुरानी है, ठीक है ना। उत्पत्ति काल, तो उत्पत्ति काल आएगा प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पत्ति, प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पत्ति हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पत्ति। और इसके बारे में क्या चीज बातें हैं? अरावली एक अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है, ठीक है ना, एक वलित पर्वतमाला। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, ठीक है ना, अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। इसके अलावा और यदि अपन अरावली के बारे में और जानना चाहें तो इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति तानपुरे के समान है। कैसे? तानपुरे के समान। तानपुरा कैसा होता है आप गूगल पर सर्च करके देख लेना। अरावली की आकृति तानपुरे के समान है, अरावली की आकृति तानपुरे के समान है। आकृति कैसी है? तानपुरे के समान, अरावली की आकृति तानपुरे के समान। और आप अरावली के बारे में क्या जानना पसंद करोगे? बोलिए। इतनी बातें हो गई कि अरावली का क्या है, क्या नहीं है, कैसे। और ज़्यादा अरावली को समझने के लिए अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। 3 भागों में बांटकर और उसके बारे में और जानने का प्रयास किया जाता है, तो वो अपन करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बराबर सभी लोगों को? देखिए बराबर आ तो रहा है ना स्क्रीन में, ठीक है ना? आई थिंक हाँ, एकदम प्रॉपर वे में आ रहा है, ठीक है भाई। चलते हैं अपन आगे, थोड़ा बहुत इसको और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा ध्यान रखना कैमरे का ना, ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ पे बोलता जाऊँ और है ना पीछे से पूरा ही पूरा डिसमिस हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि और इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्क्रीन को आगे लेते हैं। चलिए अरावली को बांटते हैं 3 भागों में। फिर बनाओ राजस्थान विषम कोण चतुर्भुज के जैसा। अब देखिए ऐसे बांटा हुआ है इसको 3 भागों में। नंबर 1 भाग ये वाला, इसको बोला गया है आपके दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, ठीक है। और ये जो भाग है नंबर 2, इसको बोला गया मध्य अरावली, ठीक है। और ये जो नंबर 3 भाग है इसको बोला गया है उत्तरी अरावली, ठीक है, उत्तरी अरावली। अब देखिए दक्षिणी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, मध्य अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं और उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए मध्य अरावली में आता है आपका अजमेर, ठीक है, तारागढ़, नागपाड़, वो सब मध्य अरावली में। इसके अलावा जयपुर, अलवर और दौसा ये आते हैं आपके, जयपुर हो गया, अलवर हो गया और दौसा हो गया,
ये मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, अभी मैं 7 जिलों के नाम लिखूंगा तो ये मुख्य रूप से, ऐसे तो सीकर में जो हर्षनाथ की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, ठीक है ना, जीण माता को वो मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ियों में, ये सब अरावली के ही भाग हैं, लेकिन मुख्यतया बता रहा हूं, ध्यान रखना, मुख्यतः जयपुर, अलवर और दौसा, ठीक है। और इस तरफ रहेगा आपका उदयपुर, एक सेकेंड यार, ये परेशान करके रख दिया, उदयपुर, उदयपुर, राजसमंद और आपके चित्तौड़, ठीक है ना, उदयपुर, राजसमंद आ गया, सिरोही, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही, ठीक है। वैसे चित्तौड़ का मेसा का पठार है वो इसी में आता है, ठीक है। और ये बातें हैं, तो आई होप आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया पेज लेते हैं, अब बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। देखो अरावली से जुड़ी हुई बहुत बातें, फिर भी अपन मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा भाग है, ठीक है ना। तो इससे जुड़ी हुई कुछ शब्दावली भी बताता हूँ, कुछ जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, और अरावली के जो मेन भाग हैं उनके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे, जो फेमस चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाता है हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, ऐसे पूछ ले तो हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कहाँ हैं? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं आपकी सीकर, ठीक है, जिस पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है आपकी? मालखेत की पहाड़ियाँ ये भी आपकी है सीकर, ठीक है, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर। इसके अलावा और देखिए आप मेसा का पठार, मेसा का पठार है वो कहाँ पर है आपका? एक तारागढ़ भी पूछा जाता है, तारागढ़ तो अजमेर में आपको पता ही है, मेसा का, नागपाड़ भी अजमेर में, मेसा का पठार ये चित्तौड़ में है, ध्यान रखना इसका, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर ही बना हुआ है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ आ गया। एक इससे जुड़ी हुई आती है देशहरो, ठीक है, देशहरो। तो उदयपुर में जैसे वो जरगा रागा की है वो पहाड़ियाँ वगैरह चोटियाँ, तो जरगा के चारों ओर का जो हरा भरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। जरगा के चारों ओर का हरा भरा क्षेत्र, जरगा के चारों ओर का हरा भरा क्षेत्र, ओर का हरा भरा क्षेत्र, ठीक है, ये हो गए एक। और इसमें जैसे बात की जाए तो देशहरो आ गया, जरगा गया, मेसा पठार, मालखेत की पहाड़ियाँ, भाकर, जैसे भाकर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, भाकर है जो सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है? भाकर। तो सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, सिरोही में तीव्र ढलान या ढाल वाली पहाड़ियाँ, वाली पहाड़ियाँ, ये आ गया। इसके अलावा और क्या आता है? भोराट का पठार, ये भी इसमें ही शामिल है, भोराट का पठार आता है। भोराट का पठार है कहाँ वो भी बता देता हूँ। भोराट का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद, ठीक है ना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा उदयपुर साइड है, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य का पठार, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य का पठार, गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग है, ऐसे होगा ना, इसको थोड़ा सा ऐसे हटा दो, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग, का पठारी भाग होगा। एक आता है आपका लसाड़िया का पठार, ठीक है ना, लसड़िया, लसाड़िया ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ है कहाँ नहीं है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। लसाड़िया का पठार तो ये कहाँ पर है? तो पहले बात बता दूं, जयसमंद झील जब पढ़ाई थी उस समय भी मैंने बताया था, तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील उदयपुर, तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ठीक है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, ठीक है। ठीक है, ये चीज आ गई।
एक आपको यहां पर नाल और दर्रा शब्द देखने को मिलेगा, नाल ऑब्लिक दर्रा। ये क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का जो तंग या संकरा रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? नाल या दर्रा। दो पहाड़ियों के मध्य का तंग या संकरा रास्ता, दो पहाड़ियों के मध्य तंग या संकरा रास्ता, मध्य तंग ऑब्लिक संकरा रास्ता, ऑब्लिक संकरा रास्ता, ये कहलाता है आपका नाल या दर्रा। आई होप आप समझ गए होंगे। और नई स्लाइड लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। वैसे मैं मेन सारा कवर कर दूंगा आप लोगों के, ठीक है। फिर भी पूरा आ रहा है ना, बराबर ध्यान रखना रिकॉर्डिंग वगैरह का। कितने मिनट की हो गई क्लास आपके? समथिंग ये हो गई क्लास 20 मिनट 54 सेकंड की क्लास हुई अभी तक, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर अपन ने मेन है वो ले लिया है। फिर भी आप 2-3 चीज़ें देख लेना, छोटी छोटी रही है। अब तो जैसे एक आड़ा वाला पर्वत है, ठीक है ना। आड़ा वाला पर्वत कहाँ है? बूंदी में है। एक सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं, जो बाड़मेर क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, वो सिवाना क्षेत्र में 56 की पहाड़ियाँ हैं ना, तो वो गोलाकार पहाड़ियाँ वो आ जाती है। और एक होती है गिरवा, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं वो देख लेंगे। और लेकिन मोस्ट तो अपन ने कर लिया, ठीक है ना। ज़्यादातर जो मेन जो चीज़ थी वो अपन ने यहाँ पर ले ली है, ठीक है ना। फिर भी चलिए अपन देखते हैं और क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। तो शुरू करते हैं। जैसे गिरवा, गिरवा क्या है? उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर के आसपास के एरिया में, ठीक है ना। उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, ठीक है। एक ये चीज़ है। और ध्यान रखना, और अरावली में क्या है? अरावली में खनिज बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए अरावली को खनिजों का अजयबघर भी कहा जाता है। तो इसको खनिजों का अजयबघर भी कहते हैं, खनिजों का अजयबघर, खनिजों का अजयबघर। इसके अलावा यहाँ से कई नदियों का उद्गम स्थल भी है, ये चीज़ भी लिख देना, कई नदियों का उद्गम स्थल, का उद्गम स्थल। इसके अलावा एक आड़ा वाला पर्वत आता है, वो कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है आड़ा वाला पर्वत, इसको भी लिख लो यहाँ पर, आड़ा वाला पर्वत बूंदी। और स्थलाकृति की दृष्टि से, स्थलाकृति की मतलब जो इसकी डिजाइन है, स्थलाकृति की दृष्टि से इसको इंसेलबर्ग कहा जाता है, की दृष्टि से ये क्या है? इंसेलबर्ग कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंसेलबर्ग। इसके अलावा जो आपके और थे भूगोल के जो जानकार लोग थे, उन्होंने अरावली को देखा तो बोला है उनसे कि भाई आप दुनिया में खूब घूमे हो, तो बताइए कि आप अरावली की तुलना किससे करना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा कि अरावली की तुलना उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जा सकती है, ठीक है ना, या की जाती है ऐसे। अरावली की तुलना, अरावली की तुलना उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जा सकती है या की जाती है, ठीक है ना, कि अपलेशियन पर्वत से की जाती है, से की जाती है। चलिए ये आ गया। और इसमें और क्या क्या चीज आती है? एक आता है बीजासण पहाड़, ये मांडलगढ़ में, ठीक है ना। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। तो बीजासण पहाड़ ये भी लिख लेना, ये भी इसी का हिस्सा माना जाता है। ये बीजासण पहाड़, ठीक है ना, बीजासण पहाड़। देखिए इतिहासकार के जो भूगोलवेता है वो कोई चीज़ को मानते हैं, कोई को नहीं मानते हैं। जैसे आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, आजकल के अखबार में आपने देखा होगा कि वो एक बताया कि नागौर में अरावली के कुछ हिस्से होने की पुष्टि की गई है, जबकि आपने नहीं देखा होगा कि नागौर में ये चीज़ मानी है कि अरावली का ये हिस्सा यहाँ है।
लेकिन फिर भी है, पुष्टि की तो वो चीज़ होती रहती है, ठीक है ना। और देखिए वैसे अपन ने मोस्टली कवर कर लिया है, ठीक है। बताइए, एक तो यार ये मक्खियों का इलाज करो नहीं, बीच बीच में घूम रही है, पूरा परेशान कर रखा है, जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से पीछे पड़ी है, ठीक है ना। हाथ धो के, हाथ पैर सब धो के मेरे ही पीछे पड़ी है, इनको दूर करो भैया ना। चलिए, बीजासरण पहाड़ ये कहाँ पर है, इसका करो मांडलगढ़ पहले, तो ये काम पहले है मांडलगढ़, ठीक है। और मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। और इसके बारे में जो फेमस चोटियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपन क्रम वगैरह देखने को प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक थोड़ा क्रम लिखता हूँ, घटता क्रम, ठीक है ना। सबसे ऊंची के ऊपर गुरु शिखर, गुरु से दिलवाड़ा, एक सेकंड रुको, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ये इनका क्या होता है, ऊपर की टॉप 5 का ये मैं लिख देता हूँ, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये जैसे जैसे ऐसे नीचे क्रम आ रहा है, ये ऊंचाई का क्या हो रहा है, इनकी ऊंचाई है वो घटती जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पूरा पीडीएफ में बनाया हुआ है, वैसे पूरा मैंने ऊपर का टॉप 5 का लिखा है क्रम, नीचे का और क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, एक नागपाड़ है, नागपाड़ है, ये मध्य अरावली का हिस्सा है, ध्यान रखना। नागपाड़ जो कि अजमेर में है, ठीक है, नागपाड़ अजमेर। तो यहाँ से क्या होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम। एक ये चीज़ भी ध्यान रखना, का उद्गम। इसके अलावा जो तारागढ़ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना, तारागढ़ भी अजमेर में है, जो कि मध्य अरावली का हिस्सा है, तारागढ़ अजमेर। देखो, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो इतने डीपली पूछते नहीं है, मोस्टली जो चीज़ें होती है वो हमने आपको बता दी कि ऐसी ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और जैसे कई छोटे कंसेप्ट हैं, झीलवा की नालर, पगलिया की नालर, देसूरी की नालर, और आपके फुलवारी की नालर, तो वो सारी मैंने एक सीक्वेंस में शेयर करके पीडीएफ में लिखी हुई है, वो वहाँ से आप देख लेना। अब जैसे कई चीज़ें होती हैं, सांबर झील के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सांबर झील का जो तल है ना, वो समुद्र का जो लेवल है ना, समुद्र तल से क्या है, नीचे है सांबर झील। अब ऐसे कंसेप्ट होते हैं, खूब कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ अपन क्या करते हैं, जो ये आज की क्लास है आपकी अरावली वाली, वो अपन कंप्लीट करते हैं। टोटल अपन ने 12 स्लाइड दी है, तो 12 स्लाइड में आप देखना इसको, शुरुआत की थी अपन ने यहाँ से। सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ये लिया था अपन ने। उसके बाद में अपन ने इसकी कुल लंबाई देखी थी वगैरह वगैरह, और ये दिल्ली रायसीना की पहाड़ियाँ ये देखा। फिर हमने इसकी विशेषताएं लेनी शुरू की कि भाई क्या है, किस प्रकार से है। फिर विस्तार देखा, इसकी ऊंची चोटियाँ देखी, कर्नल जेम्स टोड, संतों का शिखर, उत्पत्ति, अरावली एक विशिष्ट वलित पर्वतमाला है, अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। और उसके बाद में इसको 3 भागों में डिवाइड किया, और उसके बाद मेसा का पठार, देसरो, मालकेत, हर्षनाथ, भाकर वगैरह ये देखे। उसके बाद लसाड़िया का पठार, भोराट का, नाल और दर्रा क्या होता है वो समझा। उसके बाद आड़ावाला पर्वतर, ये इसके बारे में जो चीज़ें थी वो अपने से समझते गए, और इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, इसके बारे में एक बार आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है विद्यार्थियों। कल हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में अपन लेंगे दक्षिणी पठारी प्रदेश, और उसके बाद अपना भौतिक प्रदेश है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।